नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का मॉडल पेपर नंबर 19 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 18 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, तो जिन दोस्तों ने अभी तक उनको नहीं देखा है वो देख सकते हैं, जाके आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हफ्ते में आपके 2 दिन मॉक टेस्ट होते हैं, सैटरडे और संडे को, बाकी आपके 5 दिन क्लासें होती है, याद रखिएगा। तो आईटीबीपी की जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस पर बिना किसी शुल्क के तैयारी कराई जा रही है। जी हाँ, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस क्लासें चल रही हैं, याद रखिएगा। प्रैक्टिस की क्लासें आप कहीं भी पढ़ते होंगे या किताब से या किस तरीके से भी तैयारी करते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा ही चैनल है। तो यहाँ प्रैक्टिस आपकी कराई जाती है और टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस, याद रखिएगा। टॉपिक वाइज जो प्रश्न है वो कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर आज तो ये आपका सैटरडे को मॉक टेस्ट नहीं हो पाया था, तो ये उसका मॉक टेस्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर 19 नंबर मॉक टेस्ट हम लोग देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर के आधार पर आपका आधारित होगा। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर वो भी अपलोड है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक उसको नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। आईटीबीपी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, वो पेपर लगाने के बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, तो पहले तो शुरू से लास्ट तक आप प्रश्नों को देखिएगा और क्लास पूरी देखिएगा। अगर आपको लास्ट में लगता है कि प्रश्नों का लेवल या क्लास अच्छी थी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो जीके का ये पोर्शन रहा हमारा। तो जीके का ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। जी हाँ, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो याद रखिएगा ये की थी आपका 1940 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1940 में। याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग की थी ये 1940 में की थी। और ये कहाँ पर की थी? तो याद रखिए लाहौर अधिवेशन में। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मुसलमानों के लिए अलग देश के पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो 1940 में की गई थी। और इस अधिवेशन जो ये हुआ था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार पूछा जा सकता है, तो 1940 में जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका, याद रखिए कौन सा? लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष जो थे, जी हाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं थे ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी तो जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। और बाकी जो आपके सरदार पटेल, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, ये सभी जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। बाकी ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, ये शामिल नहीं थे। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके आंदोलन की बात की कि इसकी डेट भी पूछ लेता है, तो ये कब ये किया गया था? तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन जो किया गया था तो ये 8 अगस्त 1942। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर डिवाइन लाइफ, जी हाँ, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के लेखक आपको बताना है कौन से हैं। तो याद रखिएगा स्वामी शिवानंद जो हैं डिवाइन लाइफ के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा स्वामी शिवानंद, याद रखिएगा। यहाँ पर डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना भी आपसे पूछ लेता है, तो यहाँ पर डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी 1936 में। याद रखिएगा डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना भी 1936 में इन्होंने ही की थी, शिवानंद जी ने। यहाँ पर एक और भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है इसी तरीके से कि लाइफ डिवाइन, याद रखिएगा यहाँ पर डिवाइन लाइफ लिखा हुआ है, ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि लाइफ डिवाइन, जी हाँ, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ज़्यादातर ये लाइफ डिवाइन जो है ये ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पर लाइफ आपका डिवाइन, जी हाँ, लाइफ डिवाइन जो है इस पुस्तक के लेखक काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक थी इसके लेखक जो यहाँ पर ये किसने लिखी? तो ये अरविंद घोष ने। याद रखिएगा ये पुस्तक जो थी लाइफ डिवाइन, जी हाँ, लाइफ डिवाइन जो ये अरविंद घोष ने लिखी थी। तो ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन में मत होइएगा। तो यहाँ पर लाइफ डिवाइन अगर कहते तो अरविंद घोष, याद रखिएगा, और डिवाइन लाइफ तो आपका स्वामी शिवानंद। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक पुस्तक और भी पूछी जाती है सुभाष चंद्र बोस जी की, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर एक आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी की एक पुस्तक है आपकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी है? तो याद रखिएगा इनकी एक पुस्तक का नाम है
इंडिया डिवाइडेड। जी हाँ, तो ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछे जाने की संभावना है पुस्तकों से भी। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। डिवाइडेड याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और यहाँ पर एक सुभाष चंद्र जी की बोस की काफ़ी फेमस पुस्तक है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो इनकी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या है? इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल। तो यहाँ पर ये पुस्तकें हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग क्योंकि यहाँ से पूछ लेता है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर द हेग। तो याद रखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है तो ये आपका लंदन में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पर इससे अगर जुड़ी हुई बात कर लेते हैं हम लोग, एमनेस्टी जो इंटरनेशनल मुख्यालय है यानी इसका जो ये आपका ये संस्था दी गई है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर इसकी आपकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961 में, याद रखिएगा 1961 में, 1961 में, याद रखिएगा 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि WTO, जी हाँ काफ़ी बार पूछा गया है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, अब ये जो आपके प्रश्न दिए गए हैं, तो न्यूयॉर्क में किसका है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में आपका किसका हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र का। तो आप लोग ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र का। अगर हम लोग बात करते हैं जिनेवा में, तो इसका है WTO का, याद रखिएगा WTO का आपका जिनेवा में है। द हेग में जो है, तो द हेग में किसका है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर भारत के जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कौन थे? तो ये थे आपके JB कृपलानी, याद रखिएगा JB कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा JB कृपलानी जी। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जी हाँ, कलिंग पुरस्कार जो है, कलिंग पुरस्कार आपका, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो सबसे पहले तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिए विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए उसके क्षेत्र में दिया जाता है, और यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पर कलिंग पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? तो विज्ञान से। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सामान्यतः कठपुतली कला को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, तो कठपुतली कला को 4 भागों में बांटा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा 4 भागों में। तो यहाँ पर यही आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये आपसे बहुत ही कम पूछेगा कौन कौन से यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर धागा कठपुतलिया, छाया कठपुतलिया, दस्ताना कठपुतलिया और छड़ कठपुतलिया, ये ही जो 4 भाग है इसमें बांटा गया है। बाकी आपके लिए वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर कठपुतली कला से अगर पूछ ले, कला में कितने भाग हैं? तो 4 भागों में। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, जी हाँ, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसका विस्तार कहाँ तक है? तो याद रखिए इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका जो विस्तार है पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के बीच में, जी हाँ, तो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी दोनों के बीच में है। तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ए और बी जो है ये दोनों इसका पीलीभीत से लेकर लखीमपुर खीरी तक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर आपसे जो पूछ सकता है प्रश्न कि भारत में लगभग कितने नेशनल पार्क हैं? तो याद रखिए 106 नेशनल पार्क हैं आपके यहाँ पर, 106 जो हैं लगभग आपके 106 नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। एक तो आपसे सबसे पहले ये पूछ लेगा कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। और भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 54 है, याद रखिए टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 54 है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करते हुए रहिएगा या फिर इसको याद कर लीजिएगा रिकॉल करके 1-2 बार वीडियो देखकर, क्योंकि ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में। गुआम द्वीप जो है किस देश पर प्रशासनिक नियंत्रण है? जी हाँ, गुआम द्वीप जो है किस
देश पर प्रशासनिक नियंत्रण है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये अमेरिका का जो है प्रशासनिक नियंत्रण है। जी हाँ, अमेरिका देश का प्रशासनिक नियंत्रण है जो कि गुआम द्वीप है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? जी हाँ, अब इस तरीके से स्टैटिक के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे नृत्य ना देकर इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, तो ओटन तुल्य जो है, ओटन तुल्य जो है ये गरीबों की कथकली कहा जाता है, ओटन तुल्य को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओटन तुल्य को। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कथकली जो ये कहाँ का नृत्य है। जी हाँ, कथकली सबसे पहले आप लोग याद रखिए कथकली, तो ये कथकली आपका कहाँ का है? तो कथकली आपका हो जाएगा केरल का। याद रखिए कथकली कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल का, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल का। एक आपका पंजाब का पूछ लेता है गिद्धा। याद रखिए गिद्धा जो है यहाँ पर, गिद्धा जो है ये कहाँ का है? तो गिद्धा है पंजाब का। याद रखिएगा पंजाब का, गिद्धा आपका पंजाब का हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो आपका कालबेलिया। याद रखिएगा कालबेलिया जो है यहाँ पर, कालबेलिया। जी हाँ, ये वो नृत्य हैं जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कालबेलिया जो है, तो कालबेलिया ये कहाँ का है? तो ये राजस्थान का। याद रखिएगा राजस्थान का, राजस्थान का ये आपका हो जाएगा कालबेलिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लोक नृत्य जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पर इसको भी, और यहाँ पर एक याद रखिएगा। तो राजस्थान के कुछ भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो हैं आपका कालबेलिया है, गणगौर है, घूमर है। याद रखिएगा कालबेलिया, गणगौर, घूमर ये सभी राजस्थान के हैं। पंजाब की अगर बात करते हैं गिद्धा, सम्मी, धनकरा और धमाल, तो ये सभी कहाँ के हैं? पंजाब के। गोवा के लोक नृत्यों की अगर बात करते हैं मांडी, झागोर, खोल और ढकनी। याद रखिएगा गोवा के कौन कौन से? मांडी, झागोर, खोल और ढकनी। और कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा? केरल का। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जी हाँ, धर्म के उन्नति के क्षेत्र में तो यहाँ पर कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? जी हाँ, आपको बताना है कि धर्म के उन्नति के क्षेत्र में तो ये आपका किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो टेम्पलन पुरस्कार है, जी हाँ टेम्पलटन, जी हाँ टेम्पलटन पुरस्कार जो है ये धर्म के उन्नति के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा टेम्पलटन जो आपका पुरस्कार है ये धर्म के उन्नति के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं गोल्डन रॉक। जी हाँ, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा ये किस देश में स्थित है? तो ये आपका म्यांमार में हो जाएगा। जी हाँ, म्यांमार में स्थित है। और ये कितना ऊंचा है? तो 25 फीट ऊंचा। याद रखिएगा 25 फीट ऊंचा जो एक भारी भरकम पत्थर से ढला हुआ है, ढाल के पर टिका हुआ है, यानी ढाल पर टिका भी हुआ है। ये 125 यानी 25 फीट, माफ़ करिएगा 25 फीट केवल ऊंचा है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत के पहले गांव, जी हाँ, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? जी हाँ, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माणा गांव जो है उत्तराखंड में माणा गांव, तो ये भारत का पहला गांव के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? जी हाँ, इस तरीके के स्टैटिक में प्रश्न आप पूछे जाते हैं जो कि आपके करंट से भी होते हैं, और स्टैटिक में प्रथम जो होता है कार्य करने में उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो पहली महिला ट्रेन संचालक है लोको पायलट कौन है? तो याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगी? ये सुरेखा यादव हो जाएंगी। याद रखिएगा सुरेखा यादव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, ये आपको बताना है। तो प्रोटीन की कमी के कारण जो बीमारी होती है ये होती है क्वासियारकर जो होती है, यानी क्वासियारकर बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी के कारण होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है रीजनिंग का पोर्शन चालू होता है। तो क्या बोला गया है? ए बी का, यानी ए पुत्र है बी का। याद रखिएगा ए जो पुत्र है किसका है? बी का। और फिर क्या बोला गया है? बी पिता है सी का। तो ए का सी कौन है, यानी ए जो है सी का कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ए सी का कौन है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर ऐसे सवाल जब आ जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर बना देना चाहिए, याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए पुत्र है किसका, तो ए कौन है, याद रखिएगा, ए पुत्र किसका है, तो ए पुत्र है बी का। तो बी ऊपर की श्रेणी में आ जाएगा, ए आपका नीचे। तो यहाँ पर बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, याद रखिएगा। तो इस यहाँ पर प्लस और माइनस, यानी प्लस का जो हम लोग सिंबल का प्रयोग करेंगे ये आपका पुरुष के लिए, और माइनस का जो होता है महिला के लिए। फिर क्या बोला गया है, बी पिता है सी का, याद रखिए, पिता है सी का, तो ये सी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। तो बी का यहाँ पर जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि पिता है तो ये पुरुष होगा। सी का भी जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है, याद रखिएगा। तो ए सी का कौन है, याद रखिएगा, ए जो है सी का कौन है, तो ए जो होगा सी का भाई हो जाएगा, याद रखिएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर पूछ लेता सी का ए के साथ क्या संबंध है, जी हाँ, सी जो है, सी नाम का व्यक्ति ए से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर इसको क्लियर करना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि यहाँ पर भाई या बहन दोनों इसका आंसर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है जेंडर क्लियर नहीं है, याद रखिएगा, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर भाई भी हो सकता था या बहन भी। तो इस तरीके का जब प्रश्न पूछ ले तो इनमें से कोई नहीं, एक तो या तो ऑप्शन दे देगा या फिर भाई या बहन हो जाएगा। इस तरीका एक ही ऑप्शन में देगा, भाई या बहन। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे को, क्या बोला गया, यदि इंडिया के लिए GOEJB लिखा जाए तो नेपाल के लिए क्या कोड किया जाएगा। जी हाँ, तो नेपाल के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। जी हाँ, नेपाल के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो आई के बाद में जे आता है, याद रखिए, आई के बाद में क्या आ जाएगा, जे। तो यहाँ पर एन के बाद में क्या आ जाएगा, ओ, याद रखिए, एन के बाद में ओ। यहाँ पर देख लीजिए एन के बाद में क्या आ रहा है, तो ओ आ रहा है। तो यहाँ पर ई के बाद में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, याद रखिएगा, ओ एफ। तो यहाँ पर देख लीजिए ओ और एफ जो है एक ही ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आगे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओ और एफ किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो इनको आप कट कर देंगे, याद रखिए, इनको कट कर देंगे। अब आगे आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपके पास अगर समय नहीं बचा है, मान लेते पेपर में आपके पास समय कम है, तो इस तरीके से आप आंसर को स्मार्ट तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा आंसर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। यहाँ त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, इस प्रश्न में आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब कभी इस तरीके से, याद रखिएगा, इस तरीके से जब आपका इसके अंदर आपके यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, तो इसमें आपके 8 त्रिभुज होते हैं, याद रखिएगा, 8 त्रिभुज, क्योंकि 3 तो आपके इस साइड में हो जाएंगे, यानी ये जो यहाँ से इस तरीके से बनेगी, और 3 आपके इस साइड हो जाएंगे, और 3 ही आपके इस साइड हो जाएंगे, इस साइड में 3 3 6, और आपके 2 जो हो जाएंगे 2 कोण वाले, तो एक तो आपका ये वाला हो जाएगा और एक आपका ये वाला। तो याद रखिएगा 8 होते हैं इसमें आपके, तो ये आप लोग कन्फर्म रखिएगा, कहीं पर भी परीक्षा में इस तरीके का जब दे दिया जाए तो उसमें 8 होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये डिज़ाइन आपकी दी गई है इस तरीके से यहाँ तक। तो इसमें तो हमने 8 गिन लिए, जी हाँ, आसानी से मैंने आपको बता दिया कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें तो आपके कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 हम लोग लिख लेंगे। अब देख लीजिए, एक तो आपका ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये 8 और प्लस आपके 3 ये, याद रखिएगा, 3 ये, 8 और 3 ये अभी तक हो गए हमारे। और यहाँ पर एक जो हो जाएगा, एक आपका इस तरीके से, ये देख लीजिए नीचे वाला, तो एक आपका ये वाला हो जाएगा। और एक यहाँ पर देख लीजिए, कलर हम चेंज करके आपको बता देते हैं, एक ही आपका बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो एक तो आपका ये हो गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक तो आपका ये हो गया। तो यहाँ पर और भी हम लोग देखेंगे और हमारे कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। जी हाँ, और भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 3 11 और 2 13, याद रखिए। तो 13 तो हमने इस तरीके से गिन लिए। अब हम लोग और देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई और हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया हो नहीं होगा, एक यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, एक ये बनेगा, और याद रखिएगा एक आपका यहाँ पर ये वाला, इसको नहीं काउंट किया है, याद रखिए, एक ये वाला। तो यहाँ पर 2 ये हो गए आपके। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 3 11 2 13 और 2 15, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 15। तो इस तरीके से आसानी से आप गिन लीजिएगा जब कभी पूछे जाएँ। तो यहाँ पर इसको आप पहले तो बनाने का प्रयास करिएगा, फिर आप जब नहीं आता तब आंसर आप लोग देखिए करिएगा। जी हाँ, यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर आप बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो ये डायरेक्शन से आपका सवाल पूछ लिया गया है। क्या बोला गया है, कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। तो निम्न में से उसके दिशा में गाड़ी चलाने की सबसे अधिक संभावना किस दिशा में है? जी हाँ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को किस तरीके से बनाएंगे। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके का प्रश्न जब पूछा जाए तो इनकी डायरेक्शन आपको बना लेना। तो ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण, ये आपका दाएं साइड पूरब और ये आपका बाएं साइड पश्चिम। याद रखिए पश्चिम। तो यहाँ पर ये देख लीजिए उत्तर और पूरब के बीच में ये आपकी हो गई उत्तर पूरब की दिशा और उत्तर और पश्चिम के बीच में ये आपकी हो गई उत्तर पश्चिम की दिशा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता। मान लेते हैं कमल का कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से तिरछा चलेगा। याद रखिए तिरछा, यहाँ पर ये पॉइंट होगा तो ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। फिर दक्षिण पश्चिम, जी हाँ, फिर क्या बोला है कि दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम देख लीजिए, ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर, तो इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से चलेगा दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। फिर क्या बोला है, उसके बाद वह अपने घर की ओर दक्षिण पूर्व, क्या बोला गया दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व की दिशा देख ली, ये इस तरीके से है, तो इस तरीके से आपको भी इस तरीके से चलना है। अब फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ा। जी हाँ, तो घर उसका कहाँ पर था, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर। अंत में अगर वो इस साइड मुड़ेगा, इस साइड में, जी हाँ इस साइड में, तो पूछ रहा है तो उसके गाड़ी चलाने की सबसे अधिक संभावना किस दिशा में है। जी हाँ, गाड़ी चलाने की जो सबसे अधिक संभावना है ये किस दिशा में है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये दिशा आपको दिखाई दे रही है। अगर वो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से चलेगा तो यहाँ पर कौन सी दिशा आ जाएगी, तो आपकी देख लीजिए ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा आ जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ पर उसको अगर मिलान करना होगा इस तरीके से, यहाँ पर अगर तो उत्तर और पूर्व की ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखेंगे। क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 126, फिर आपका 65, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आपका यहाँ पर 9 और फिर 2। तो इसको हम पीछे से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा पीछे से, इस ऐसे प्रश्न आ जाए तो इसको आपको पीछे से। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये संख्या जो 2 आई है किस तरीके से आई है, याद रखिएगा किस तरीके से आई, तो 1 का क्यूब। याद रखिएगा 1 का अगर क्यूब कर देंगे और प्लस उसी में 1 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही निकल कर आ जाएगा और उसमें हमने 1 जोड़ दिया। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो 9 आया है, जी हाँ, तो ये तो 2 का क्यूब कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 1 आपका यहाँ पर, तो इस तरीके से ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, तो 3 का क्यूब। याद रखिएगा 3 का क्यूब हम लोग करेंगे, तो 3 का क्यूब कर देंगे और प्लस आप यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 1 आपका 28। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 28। अब यहाँ पर जैसे ये दिया गया तो यहाँ पर देख लीजिए 4 का क्यूब कर देंगे, यहाँ पर 4 का क्यूब और फिर प्लस 1, 4 चौको 16 चौको 64 और 1 आपका 65। इसी तरीके से 5 का क्यूब करेंगे, 5 25 पंचे 125 और प्लस 1 उसमें 126। तो इस तरीके से आपको करना था। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि फीलिंग शब्द लिखा जाता है तो उसका कोड क्या होता है फीलिंग का, 3 9 9 7 2 8 5। जी हाँ, तो ये फीलिंग का है। तो यहाँ पर लाइफ का कोड आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी ये जो वर्ड दिए गए हैं इस स्पेलिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनका कोड इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे यल जो है कितने नंबर पर, तो यल देख लीजिए बाईं छोर से आपका चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर ये 7 आ जाएगा। याद रखिएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7 जो है खाली एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। याद रखिएगा, बाकी किसी में नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे आई, तो आई देख लीजिए आपका बाएँ छोर से 5वें पर है, तो यहाँ पर 5वें पर 2 आ जाएगा। याद रखिए 2 आ जाएगा। फिर आपका क्या है, तो फिर आपका है एफ़, तो एफ़ देख लीजिए ये पहले नंबर पर है बाएं छोर से, तो पहले नंबर पर यहाँ पर 3 है। याद रखिए 3 है, तो फिर आ जाएगा 3। याद रखिएगा 3।
और ई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ई देख लीजिए दूसरे नंबर पर है बाएं छोर से, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये देख लीजिए 9 यहाँ पर, क्योंकि बाएं छोर से दूसरे पर 9 है तो ई का जो कोड हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन करना है। जी हाँ, असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, असंगत जो हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका अध्यादेश जो है ये असंगत हो जाएगा। अभी किस तरीके से असंगत है याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, प्रस्तावना, अनुसूची और अनुच्छेद जो है संविधान के क्या है, अध्याय के रूप में है। जबकि अध्यादेश जो है ये अध्यादेश क्या करता है, तो अध्यादेश ये राष्ट्रपति जारी करता है। याद रखिएगा, अध्यादेश जो है ये राष्ट्रपति जारी करता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में क्रिकेट को ZOFZHBQ लिखा जाता है तो फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा। जी हाँ, फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये लेवल आपका याद रखिएगा, ये जो लेवल है यहाँ पर आपका ट्रेडमैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट, जो भी ITBP की परीक्षाएं जिनमें आपका रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी है। याद रखिए, काफ़ी पर्याप्त यहाँ पर वैसे ही प्रश्न ले रहे हैं जिस तरीके से सभी परीक्षाओं में पूछे गए थे, क्योंकि आप लोग मिला लीजिएगा, इसी तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो सी तो एक तो आपका नंबर 3 पर होता है, और अगर जेड से हम लोग गिने तो जेड आपका 26 हो जाएगा। याद रखिए, जेड हो जाएगा 26। फिर आपका जेड के बाद में आ जाता है ए, तो ए आपका कितना होता है 27। बी आपका हो जाता है 28, याद रखिए 28। और सी आपका आ जाता है 29, याद रखिए 29। अब यहाँ पर 29 जो है सी की प्लेस वैल्यू 29 भी है और 3 भी है। अगर आप गिनना चाहें जेड की तरफ से गिनेंगे, जैसे मान लेते हैं जेड 26 है, ए 27, बी 28, सी 29 है, तो 29 से 3 कम कर दिया गया है। याद रखिएगा 3 माइनस कर दिया गया, तो बचा आपका कितना 26। तो 26 जो हो गई किसकी, यहाँ पर 29 से हमने 3 कम कर दिया तो 26 हो गया जेड की प्लेस वैल्यू। तो इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6। अब 6 से -3 कर देंगे हम लोग, तो बचेगा कितना 3 आपका। तो सबसे पहले तो आपका सी आ जाएगा, याद रखिएगा सी आ जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि सी का ऑप्शन आपको 3 ऑप्शनों में दिख रहा है। याद रखिएगा 3 ऑप्शनों में दिखता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे हम लोग। फिर देखिए आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। 18 से हमने 3 कम कर दिया तो आपका बचा 15। तो यहाँ पर देख लीजिए इससे भी हम 3 कम कर देंगे तो बचेगा आपका कितना, 15 से 3 कम कर देंगे 12। तो यहाँ पर एल अभी सभी में, याद रखिएगा सभी में आपका दिया गया है, एल भी। तो यहाँ पर अब आपको एक समझ में आ गया। फिर आई देख लीजिए 9 होता है, 9 से 3 कम कर देंगे तो बचेगा 6। तो यहाँ पर -3 का आपका प्रोसेस चल रहा है। याद रखिएगा -3 का आपका प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग -3 करते हुए चले जाएंगे और ये आपका कोड ये निकल कर, तो इससे भी -3 यानी एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती तो उससे 3 कम किया तो आपका बचा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 15 इसकी होती, 15 से 3 कम कर देंगे 12। तो इसमें इसकी भी 15 होती, 15 से 3 कर देंगे 12। यहाँ पर टी की होती है 20, 20 से 3 कम कर देंगे तो बचेगा 17। याद रखिएगा 17। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी हटा देंगे और इस ऑप्शन को, इसको तो हमने ऑलरेडी पहले से ही हटा दिया था। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्यू आना चाहिए था, पी है आपका। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो बी की प्लेस वैल्यू अभी हमने कितनी बताई थी आपको 28। याद रखिएगा 26 जेड की थी, ए की 27 और बी की कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 28। तो 28 से हम लोग कितना कम कर देंगे, 28 से आपको कितना कम करना है -3, तो बचेगा कितना 25। तो 25 पर क्या आता है आपका वाई, याद रखिए वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई। फिर यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर ए का, तो ए याद रखिएगा ए की होती प्लेस वैल्यू 1 और 1 27। याद रखिए 1 भी होती है और 27 भी, तो 27 से 3 कम कर देंगे तो बचेगा आपका 24। याद रखिए 24 जो होती है किसकी होती है, एक्स की। याद रखिएगा एक्स की। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए वाई दे दिया गया है, वाई यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का भी प्रश्न आपका एनिमल ट्रांसपोर्ट में भी पूछा गया था। याद रखिएगा सार्थक क्रम में आपको लगाना था। जी हाँ, सार्थक क्रम में आपको लगाना था। तो यहाँ पर सार्थक क्रम में लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा और उसके बाद में, यानी सबसे बड़ी यहाँ पर इकाई से हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पर सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई में, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी इकाई में सेट करते हैं। याद रखिएगा
तो सबसे पहले अध्याय आता है, याद रखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, अध्याय। अब अध्याय के अंदर क्या आ जाएगा, जी हाँ, तो अध्याय के अंदर आ जाता है आपका अनुच्छेद। जो बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखे जाते हैं अनुच्छेद, वो होता है अनुच्छेद, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के बाद में आपका आ जाएगा 5, याद रखिए 3 के बाद में आ जाएगा 5। अब अनुच्छेद के बाद में आपका क्या आ जाएगा, वाक्य, याद रखिए वाक्य, जी हाँ। तो अनुच्छेद के बाद में आपका क्या आ जाएगा, तो अनुच्छेद के बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा वाक्य, याद रखिए वाक्य। वाक्य से क्या बनता है, फिर वाक्यांश आ जाता है, यानी वाक्य से क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, जी हाँ, वाक्य से क्या आ जाएगा, तो वाक्य से आपका वाक्यांश, वाक्य के बाद में क्या आ जाएगा, वाक्यांश आ जाएगा नंबर 4 पर। और फिर सबसे छोटा जो हो जाएगा ये आपका शब्द हो जाएगा, याद रखिए शब्द। तो शब्द आपका चौथे नंबर पर, याद रखिए सबसे जो लास्ट नंबर पर आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर शब्द आ जाएगा। यानी अगर उस छोटे तरफ से सेट करते हैं, सबसे पहले शब्द आता, फिर वाक्यांश आता, और फिर आपका आता वाक्य, और फिर आपका आता अनुच्छेद, और फिर आपका अध्याय, इस तरीके से। तो यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर सेट किया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये एसएससी जीडी में काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, जी हाँ, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आपके परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा जब प्रश्न दे दिया जाए तो इनको गिन लेना है कि कितने वर्ड यहाँ पर दे दिए गए हैं और कितनी खाली जगह, सभी को टोटल काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, जी हाँ 15 टोटल कितने हैं आपके, 15, याद रखिए 15। यहाँ पर टोटल जो है 15 वर्ड है, यानी 15 वर्डों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको 3 या 5 के पेयर में आपको तोड़ लेना है, याद रखिए 3 या 5 के पेयर में आपको तोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5-5 के पेयर में तोड़ लेते हैं इसको, यहाँ पर हम 5-5 के पेयर में तोड़ लेते हैं इसको, इस तरीके से देख लीजिए। सभी में 5-5 होने चाहिए, कम ज़्यादा ना करें क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमने 5-5 के पेयर में तोड़ लिया। तो यहाँ पर अब देख लीजिए सबसे पहले जो यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल ए। तो यहाँ पर देख लीजिए हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे, डबल ए और फिर आपका बी, जी हाँ बी। यहाँ पर देख लीजिए तो सबसे लास्ट में आपका बी है, तो यहाँ पर भी आप क्या भर सकते हैं, तो सबसे लास्ट की जगह जो खाली बची है यहाँ पर बी भर सकते हैं। शुरुआत आपकी किससे हुई, तो देख लीजिए डबल ए के साथ में, यहाँ पर ए जो खाली स्थान पर ए, याद रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये ए दिया गया है, तो यहाँ पर भी लास्ट में ए के बाद में क्या आ रहा है, बी। तो यहाँ पर भी ए के बाद में बी। तो यहाँ पर देख लीजिए डबल ए और फिर आपका यहाँ पर ये वाला ए और फिर बी और फिर आपका ए, याद रखिए फिर ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल ए, यानी 3 बार ए और फिर बी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पर ये देख लीजिए दर्पण का आपका सवाल दिया गया है। क्या बोला गया है कि यदि एक दीवार पर लिखे शब्दों को सामने की दीवार पर लगे शीशे में देखा जाए तो नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर दर्पण से संबंधित ये प्रश्न है आपका। अब इस तरीके से भी दर्पण ना देखे, इस तरीके से भी एक ट्रेंड आपका चल गया है कि इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर TOOT, जी हाँ, इनको आप पलट कर भी देखेंगे तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इनमें कोई बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, VMIPX, जी हाँ VMIPX, यदि आपका GRET यानी ग्रेट है तो XMPVI क्या होगा, जी हाँ। तो इस सवाल को करने का प्रयास करिएगा आप लोग, जी हाँ, यहाँ पर आप लोग करने का प्रयास करिएगा इस सवाल को। तो मैं आपको यहाँ पर 20 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न को करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया होगा, जी हाँ। जिन दोस्तों को थोड़ा समय लगता है वो वीडियो को रोककर इस सवाल को बना सकते हैं, जी हाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका कोई ज़्यादा बदलाव ना करके ये जो आपका ग्रेट लिखा हुआ है, जी हाँ ग्रेट, तो यहाँ पर XMPVI, तो ये सभी वर्ड आपको यहाँ पर भी इस कोड में भी देखने को मिल रहे होंगे, जी हाँ।
तो यहाँ पर यक्स का कोड की अगर हम लोग बात करें, यक्स देख लीजिए ये लास्ट पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरफ से लास्ट का हम लोग देखेंगे तो यक्स की जगह पर यक्स का जो कोड होगा टी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन आप ये हटा सकते हैं और एक ऑप्शन आप ये भी हटा सकते हैं और ये भी। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर आंसर की अगर बात करें तो डायरेक्टली आपको आंसर निकल कर आ चुका है। जी हाँ, अब यहाँ पर अगर आप पूरा निकालना भी चाहें तो अब मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख लीजिए बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा आर है, तो यहाँ पर यहाँ का जो कोड होगा ये हो जाएगा आर। फिर अगर बात करते हैं आई की, जो है तो आई की अगर बात करेंगे तो आई देख लीजिए, आई बाईं छोर से आपको यहाँ पर फिर हमको क्या करना है पे का, जो है आई तो आपका लास्ट में है पे का कोड, पे का कोड देखेंगे तो यहाँ पर दाईं छोर से दूसरे नंबर पर, दाईं छोर से दूसरे नंबर पर ए है। इसी तरीके से बी का देख लीजिए तो बी देखिए पहले पर, यहाँ पहले पर जे है, और यहाँ पर आपका आई जो है तो आई देख लीजिए ये दाईं छोर से भी तीसरा है, बाईं छोर से भी तीसरा, तो बीचों बीच में जो ये बचा हुआ ए है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर अगर आपका जब समय नहीं बचता तो आपको पहले ही वर्ड से आप अगर दूसरा वर्ड नहीं यूज कर रहे तो इससे आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका दे दिया गया है वेन डायग्राम का सवाल है। जी हाँ, क्योंकि जो एनिमल ट्रांसपोर्ट का है उसमें वेन डायग्राम के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश, चोर और अपराधी। जी हाँ, न्यायाधीश, चोर और अपराधी, तो इनके लिए जो सबसे बेटर आपका वेन डायग्राम होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको बताना होगा इसके लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर हम लोग बात कर लेते हैं न्यायाधीश की, तो न्यायाधीश देख लीजिए अगल एक, ये आपका इसका एक डायग्राम अगल से बनेगा। चोर जो होगा याद रखिए, चोर चोर तो आपका पूरी तरीके से ये अपराधी होता है, याद रखिए अपराधी होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो ये तो आपका हो गया न्यायाधीश, याद रखिएगा। और चोर ये देख लीजिए, चोर क्या होता है, चोर जो होता है पूरी तरीके से अपराधी होता है, याद रखिए चोरी क्या है, एक अपराध है, तो चोर क्या हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन के समान नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए ज़्यादा आपका कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ये सीधे सीधा ये देख लीजिए ये 4 का स्क्वायर है और ये आपका 9 का स्क्वायर है, याद रखिएगा ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। बाकी 48 जो है किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए क्या है ये अगल है, याद रखिए इन तीनों से अगल है ये। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। तो रीजनिंग का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये आपका किसका क्यूब, आपका ये याद रख रहे होंगे, तो ये आपका क्यूब टाइप का देखने को आपको मिल रहा होगा। ये सभी संख्या जो है ये क्या है, ये क्यूब है, याद रखिए क्यूब है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर भी कोई क्यूब ही संख्या आपका आंसर आएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस सवाल को। तो सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, वीडियो को रोककर उसको बनाने का प्रयास करिएगा। जो आपको जब आपको स्क्वायर और क्यूब पूरी तरीके से 1 से 20 तक कम से कम आने ही चाहिए। जी हाँ, 1 से 20 तक, तो आंसर आप देखते ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये आपका 2 का क्यूब है, याद रखिएगा 2 का क्यूब है ये, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 2 का क्यूब हो गया। और ये जो आपका हो जाएगा ये 4 का, याद रखिएगा 4 का, तो ये आपका कितने का हो गया, 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ये किसका है, तो ये आपका 6 का क्यूब है, 6 चरंग 36 और इंटू आपका 6, तो ये आ जाएगा 216। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का गौर किया होगा, ये संख्या जो है 2 4 6, अब किसका जो क्यूब आएगा, तो अब 8 का क्यूब आपका आ जाएगा, याद रखिएगा 8 का क्यूब, क्योंकि प्लस 2 होते हुए चले तो 8 8 64, 64 में 8 का गुणा कर देंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर 512, याद रखिए 8 चौक को 32, 8 चंग 48, 3 51, तो 512 इसका लास्ट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा इसका जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमारा क्या है, रीजनिंग का जो 512, याद रखिएगा 512 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हिंदी का सेशन हमारा चालू होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन हिंदी का क्या है कि पद्मावत की भाषा क्या है। जी हाँ, जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, ये पद्मावत जो है इसकी भाषा क्या है। जी हाँ, इसकी भाषा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसकी भाषा आपको बताना है कि पद्मावत की जो है भाषा क्या है, ये आपको बताना है। जी हाँ, पद्मावत की भाषा क्या है, तो ऑप्शन देख लीजिए हमारे क्या क्या हैं। जी हाँ, ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, मैथिली, अवधी, भोजपुरी और बुंदेली। जी हाँ, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी पद्मावत की भाषा होगी, ये आपको बताना है।
तो याद रखिएगा पद्मावत क्या है, तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया था। तो एक तो आपका ये प्रश्न हो गया इसकी भाषा क्या है कि अवधी भाषा में। और अभी मैंने आपको क्या बताया, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो एक सूफी संत थे आपके मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हिंदी का, क्या बोला गया कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। जी हाँ, यूपी पुलिस में इस तरीके के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं वर्णमाला से। जी हाँ, वर्णमाला से। तो याद रखिएगा भा जो है ये आपका यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ओष्ठ व्यंजन, तो याद रखिएगा ओष्ठ व्यंजन का जो होता है तो ये आपका पा पतंग वाली जो लाइन होती है, पा से फा फल बा बकरी भा भट्टी मा मछली या तक जो आपकी होती है, ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो ओष्ठ ध्वनियों में याद रखिएगा सबसे यहाँ पर अगर आपको स्पर्श घोष महाप्राण ये अगर नहीं भी पता था तो ओष्ठ के अंतर्गत खाली आपका भाव जो है ये यही आता है, याद रखिएगा, क्योंकि पा फा बा भा मा, तो ये जब सभी जो हैं तो ये ओष्ठ के अंतर्गत। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं जो दा है ता है तो ये सभी दंत के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा या भाखा। जी हाँ, भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। जी हाँ, हिंदी या हिंदवी का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ने किया था। याद रखिएगा अमीर खुसरो ने जो भाषा की जगह पर हिंदी और भाखा के स्थान पर हिंदवी का प्रयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। जी हाँ, हिंदी का प्राचीनतम रूप कहाँ पर मिलता है, तो याद रखिएगा जो ऋग्वेद आपका दिया गया है, ऋग्वेद। जी हाँ, 4 वेदों में जो आपका एक ऋग्वेद है उसमें हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। तो इस तरीके से जो आपकी परीक्षा भी आ रही है यूपीएसआई की दरोगा की, याद रखिएगा दरोगा की जो परीक्षा आ रही है उसमें आपका पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है। जी हाँ, जब तक वह किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक क्या रहता है, तब तक वह शब्द रहता है। जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, जब वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसे पद कहते हैं। याद रखिएगा तब उसको क्या कहा जाता है, तो पद कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। जी हाँ, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा वस्तुओं का जो नाम बताया जाता है तो उसको कहा जाता है संज्ञा। याद रखिएगा संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। याद रखिएगा किसी व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपसे पूछ लेता है, तो वस्तु भी, व्यक्ति भी और स्थान भी, तो यहाँ पर ये सभी संज्ञा के अंतर्गत। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा जब सर्वनाम पूछ ले, जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द पुल्लिंग है। जी हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी सवाल पूछ लेता है। तो याद रखिएगा पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग के अंतर्गत आपका बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे संज्ञा अगर पूछ ले कि बुढ़ापा में कौन सी यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, तो याद रखिए भाववाचक संज्ञा आपकी आ जाएगी। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, चंद्रकांता जो उपन्यास के लेखक कौन है। जी हाँ, चंद्रकांता जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है, काफ़ी बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा ये लिखा गया है चंद्रकांता जो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। जी हाँ, वचन का सही प्रयोग किस में हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या पहला वाक्य क्या है कि मेरी होश उड़ गए, फिर दूसरा क्या है कि हमारे होश उड़ गई, फिर तीसरा क्या है मेरे होश उड़ गए। तो यहाँ पर आपको पढ़ने में ही बिल्कुल सही समझ में आ रहा हो कि मेरे होश उड़ गए, तो इस तरीके का वाक्य जो है बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या बोला गया है, कमल जो है फूलों में सुंदरतम है, वाक्य में कारक कौन सा होगा। याद रखिएगा वाक्य में कारक यहाँ पर पूछा गया है, तो कारक आपको बताना है। तो याद रखिएगा जहाँ पर में और पर, याद रखिएगा 2 शब्द आपको याद रखना, में और आपका एक पर है। याद रखिएगा में और पर शब्द का जैसे यहाँ पर फूलों में यहाँ पर में शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा कारण हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। याद रखिए अधिकरण कारक, क्योंकि में और पर शब्द जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। चलिए आगे देखते हैं,
तो यहाँ से हमारी मैथ चालू होती है। जी हाँ, मैथ यहाँ से हमारी चालू होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। जी हाँ, अंतर आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप लोग करने का प्रयास करिएगा। जी हाँ, इस सवाल को करने का आप लोग प्रयास करिएगा। अगर आपको थोड़ा समय लगता है तो वीडियो को रोककर भी आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर औसत बराबर आप लोग याद रखिए, जब सम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो यहाँ पर एक फार्मूला प्रयोग किया जाता है कि औसत बराबर, याद रखिए सम या विषम किसी का भी जब पूछा जाए, औसत बराबर क्या होता है, एक्स, एक संख्या आपकी मान लेते हैं एक्स, तो दूसरी जो सम संख्या का मतलब होता है प्लस दो होते हुए चली जाती है। याद रखिएगा प्लस दो, जैसे 2 है, फिर 4 है, 6 है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2, याद रखिए एक्स में प्लस 2, और फिर यहाँ पर एक्स प्लस 4, याद रखिए फिर एक्स प्लस 4, यहाँ पर एक्स प्लस 4, फिर आपका आ जाएगा एक्स प्लस 6, तो यहाँ पर प्लस करके आ जाएगा एक्स प्लस का 6, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स प्लस का 8, एक्स प्लस का 8। जी हाँ, प्लस दो करते हुए, क्योंकि सम संख्या अगर पूछा जाए तो प्लस दो, माइनस का भी हो तो अब भी प्लस दो करते हुए, तो यहाँ पर एक्स प्लस 8, यानी फिर आपकी जो यहाँ पर हो जाएगा जो आखिरी संख्या आपकी क्या है कि एक्स प्लस 10, याद रखिए एक्स प्लस 10। अब टोटल संख्याएं आपकी कितनी है, तो याद रखिएगा 6 संख्याएं, टोटल बटे में 6, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि संख्याएं टोटल यानी संख्याओं का योग, और बटे जितनी संख्या हो तो उसका भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक संख्या तो आपकी ये हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक संख्या, 2 संख्या, ये देख लीजिए, और ये आपकी 3 संख्या, और एक ये आपकी 4 संख्या, और एक ये आपकी 5 संख्या, और एक आपकी 6 संख्या। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। जी हाँ, इनको जोड़ लेना है। तो औसत, तो सबसे पहले औसत याद रखिए, औसत आपका यहाँ पर 25 दे दिया गया, तो औसत यहाँ पर 25 लिख देंगे, औसत के सामने बराबर का निशान, तो ऊपर के सबको जोड़ लेंगे। जी हाँ, तो ऊपर हम लोग जोड़ेंगे तो 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, तो याद रखिएगा ये हो गया 6x प्लस, अब इनको संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो संख्याओं को जोड़ेंगे आपका 2, 4 2 6, 6 6 12, 8 20 और 10 30, याद रखिए 30। तो यहाँ पर x प्लस 6, और यहाँ पर आपका x यानी 6x और प्लस में 30, याद रखिए बटे संख्या कितनी थी 6, याद रखिए 6। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप कर लेंगे, जी हाँ, इस तरीके से जब आप कर लेंगे, अब ये जो आपका 6 दिया गया है ये वाला, तो ये 6 जब इस साइड चला जाएगा इससे गुणा हो जाएगा, याद रखिएगा गुणा हो जाएगा, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, याद रखिएगा इससे गुणा कर देंगे, तो 25 छक्का आपका 150, यहाँ पर आ जाएगा 150, याद रखिएगा ये आपका 150 बन गया। और ये जो आपका कितना है, यानी अगर हम थोड़ा सा, यहाँ पर जगह हमारे पास कम है इसलिए लिखने में थोड़ा समस्या हो रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बचा हमारे पास 6x, जी हाँ 6x प्लस 30, और बराबर आपका कितना 150, याद रखिए बराबर आपका कितना 150। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा आपका 6x, जी हाँ 6x इधर बचेगा, और ये जो प्लस का दिया गया है 30 ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 150 से, तो बचेगा 120, याद रखिए 120 आपका बच गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x ये जो इधर दिया गया उधर इसका भाग लग जाएगा, तो 120 में भाग लगा देंगे कितने का 6 का, तो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो x ये आ जाएगी 20, याद रखिए x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आपकी निकल कर आ गई तो ये x जो होता है ये क्या होता है सबसे छोटी संख्या, याद रखिए x हमारी क्या थी, तो ये क्योंकि x से हमने चालू किया था x, फिर x प्लस आपका यहाँ पर 2, तो x क्या थी, x सबसे छोटी संख्या, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी 20। अब यहाँ पर आपका क्या बोला गया था कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या, जी हाँ, का योग औसत, जो यहाँ पर अंतर बताना है। जी हाँ, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ गई थी, याद रखिएगा, तो x की वैल्यू जो आपकी 20, याद रखिएगा 20। यहाँ पर इसी में हम लोग क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, जी हाँ 10 जोड़ देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 10 अगर हम जोड़ देंगे, याद रखिएगा, तो ये 30, तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी ये 30 हो जाएगी, याद रखिए 30। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो सबसे छोटी 20,
सबसे छोटी 20 और सबसे बड़ी जो है 30, याद रखिए सबसे बड़ी 30, तो इनका अंतर कितना है 10, याद रखिए 10। यही यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे जो लास्ट में आपका दिया गया था 10, यानी उसी को यहाँ पर 6 संख्याएं थी, उनको सभी में यानी सबसे छोटी, तो उसी में हमने 10 को ऐड कर दिया, यानी सबसे बड़ी निकल कर आ गई। 30 सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी आपकी 20, इन्हीं का अंतर आपका 10 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या बोला गया है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। जी हाँ, जब 25 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसको कितने 5% का लाभ, यानी 20 मीटर इसके पास कपड़ा होगा, याद रखिए 20 मीटर कपड़ा खरीदता होगा, याद रखिए 20, और इसने जब 25 यानी 25 में बेच दिया, 20 रुपये की कोई वस्तु मान लेते हैं इसने बेची, खरीदी होगी और 25 में बेच दी, तभी तो इसको 5 मीटर कपड़े यानी 20 मीटर खरीदा होगा। मान लेते हैं 20 मीटर के मूल्य पर कोई 25 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, कितने 20 मीटर के मूल्य पर, और इसको बेचा कितने तो 25 रुपये के मूल्य पर, यानी 5 का सीधे सीधे लाभ हो रहा है, कहाँ से 20 से, याद रखिए 20 से। अब यहाँ पर सीधे सीधे 100 का कर देंगे गुणा, क्योंकि परसेंटेज का है तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है, तो 20 पंचे आपका हो जाएगा 100 और 55 25, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है 3:4 है और उनका योग जो है कितना है 420 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना पड़ेगा आपको। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये जो 4 और 3, जी हाँ, इनका योग ही पूछा गया है, तो ये भी योग है, तो इनका भी योग हमको कर लेना है। तो 4 और 3 7, यही 7 बराबर आपका कितने के है 420 के, याद रखिए 420 के। एक बराबर अगर बात कर लेते हैं तो 7 छंग 42 कितने के हो जाएगा 60 के। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सबसे दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी कितनी कौन सी है, बड़ी देख लीजिए 4 है, तो इसी 4 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 6 चौका 24 240, याद रखिएगा 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी है यहाँ पर 240, अगर छोटी की बात कर लेता तो 180, क्योंकि 3 का गुणा कर देते सबसे छोटी में। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है 4 इंटू में आपका दिया गया है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। जी हाँ, इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कोष्टक दिया गया है छोटा कोष्टक, इसको सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, जी हाँ 3 त्रिका 9, यहाँ से इस तरीके से मंझले कोष्टक को सबसे पहले लिख कर हम लोग यहाँ पर जैसे 4 इंटू में आपका 3 और ये आपका 3 त्रिका 9, तो इसको बटे में कर देंगे, इस तरीके से बटे में, याद रखिए बटे में। ये भी इधर भी आपका कौन सा है, तो ये भी आपका याद रखिएगा मंझला कोष्टक है, याद रखिए मंझला कोष्टक है यहाँ पर, तो इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, याद रखिए 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 4/9, याद रखिए 4/9, जी हाँ 4/9, और यहाँ पर ये आपका कितना था 3/4, जी हाँ, तो यहाँ पर 3/4, 3/4, और ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा, याद रखिएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 4/9, याद रखिए 4/9, और फिर यहाँ पर आपका क्या है 4 इंटू में ये भी 4 दिया गया है, तो यहाँ से 4, और नीचे अगर कुछ नहीं दिया जाता तो 1 आप लोग लिख सकते हैं, तो इंटू करके यहाँ पर बटे में 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 से ये 4 कट गया, जी हाँ 4 से ये 4 कट गया, 3 से हम इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, जी हाँ 3 त्रिका 9, तो इसको हमने 3 त्रिका 9 इससे काट दिया। अब हमारे पास देख लीजिए ऊपर हमारा बचा कितना 4 और नीचे कितना बचा 3, तो 4 और बटे में आपका कितना 3, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4/3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है, जी हाँ, यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या, जी हाँ पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या बोला कि पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है बराबर है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसका आपको वर्ग निकाल लेना है, याद रखिए स्क्वायर, स्क्वायर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे
ये किस संख्या का स्क्वायर है, यही आपको पता करना है। जी हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब स्क्वायर आपको निकालना हो, जी हाँ, स्क्वायर आपको निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि जैसे कि आपका ये दे दिया गया है 22,801, तो एक आपको पता करना किन किन के इकाई के अंक में, स्क्वायर के इकाई अंक में लास्ट में आता है। तो जैसे एक का स्क्वायर कर देंगे तब आपका 1 इंटू 1, जैसे यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। और 9 के, याद रखिए 9 का, तो यहाँ पर 9 के स्क्वायर में, यानी 9 में भी 9 9 81, तो इकाई के अंक में 1 आता है। तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि कौन सी संख्या में लास्ट में 1 आता है, यानी इकाई के अंक में किन संख्या के स्क्वायरों में 1 आता है। तो 1 के में आता है और 1 आपका 9 में आता है। अब इनको आपको कट कर देना इस तरीके से, इसको आप भूल जाइए। अब मान लेते बचा हमारा 228। जी हाँ, 228 जो बचा है, अब आपको ये पता करना है किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। जी हाँ, तो याद रखिएगा ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, आपको ये पता करना है। तो आपको पता होगा कि 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 225। याद रखिए 15 का करते हैं 225, और यहाँ पर 16 का करेंगे, जी हाँ 16 का कर देंगे तो 16 का हमारा कितना होता है, तो यहाँ पर 16 का होता है हमारा 256। जी हाँ, 256 हमारा होता है 16 का। तो 16 का हमारा 256 होता है। यहाँ पर 15 और 16 के बीच में आ रहा है, देखिए 15 और 16 के बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनका, आपको गुणा कर लेना 15 और 16 का, तो 15 छक्का 90, हासिल लगा आपका 9, तो 15 कम 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका 15 और 9 24, यानी 240। तो यहाँ पर ये 240 निकल कर आ गया। अब आपको पता करना कि ये संख्या छोटी है कि ये बड़ी है, यानी इस संख्या से जो ये संख्या दी गई है 228 ये वाली, तो इनके गुणा करने से ये जो दो संख्याएं आई हैं इनसे छोटी है तो आपको छोटा वाला नंबर ले लेना है, अगर बड़ी है तो बड़ा वाला। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर ये देख लीजिए छोटी है, याद रखिए ये छोटी संख्या है इस संख्या से, यानी इनके गुणा से ये छोटी है। तो यहाँ पर ये छोटी वाली सबसे पहले ले लेना, ये जो 1 और 9 में से, बड़ी या छोटी में से, तो इनमें से आपको एक लेना है, याद रखिएगा, तो छोटी वाली। अब यहाँ पर आपको याद रखना है सीधे सीधे यहाँ पर जो 15 और 16 दिया गया है, तो इनमें से हमेशा आपको सबसे छोटी वाली ही संख्या लेना है। जैसे 15 यहाँ पर है तो 15 आपको ले लेना, यही हमारा याद रखिएगा इसका निकल कर आ गया। तो 151 का ये क्या है स्क्वायर है, याद रखिएगा 22,801 जो है ये आपका किसका स्क्वायर है, तो ये आपका यहाँ पर 151 का। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए अब आप लोग फिर से, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछ सकता है जब इसका आपको पूरा पूरा वर्गमूल पूछ ले। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो पीछे के 2 अंक दिए गए हैं इनको आपको हटा देना। अब जो लास्ट का अंक है इकाई का अंक, तो यहाँ पर ये याद रखना है किस वर्ग के स्क्वायर में इकाई का अंक आता है, तो याद रखिए किसके स्क्वायर में, तो 1 के और 9 के, याद रखिए 9 के। अब यहाँ पर पता करना है, इसको हटा देते हैं इसको। अब ये जो संख्या दी गई है 228 किन किन के बीच में आती है, तो ये 15 और 16, याद रखिए 15 और 16। अब इन्हीं का गुणा कर लेंगे, याद रखिए इनका गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने पर जो संख्या आपकी आए, मान लेते हैं इसका तो 240 आया था। अब 240 से अगर ये संख्या बड़ी होती, याद रखिए बड़ी होती, मान लेते हैं यहाँ पर होता 250 होता, तो हम लोग 9 को इस यहाँ पर उठाते, तो यहाँ पर हम लोग 9 को उठाते। अब जो 228 दी गई है तो इसको यहाँ पर हम लोग 1 को उठाएंगे, याद रखिएगा 1 को उठाएंगे। अब यहाँ पर ये वाली हमेशा सबसे यहाँ पर जो 15 है इसको ही लिख देना है, यहाँ पर 15 लिख देंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी 15 लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर 250, यहाँ पर आपका 250 और फिर ये 1 लिख देता, तो यहाँ पर ये किसका होता, तो 159 का, याद रखिएगा इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के सवाल हमने पिछली भी वीडियो में बताए हैं, तो यहाँ पर भी देख लीजिए क्या बोला गया है। x यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट करके दे दिया गया, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो ये दिया गया है इसके आपको गुणनखंड कर लेने हैं, तो 2 और इंटू में 1, याद रखिएगा। तो यहाँ पर x का मान बताना है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1 तो आपका हो जाएगा 2, याद रखिएगा 2 1 तो आपका हो जाएगा, और 1 आपका हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का होता है। जब आपका यहाँ पर अगर इस तरीके से दे देता यहाँ पर, तो इसके x का मान अगर बताना है, तो याद रखिए x के दोनों मान हैं। यहाँ पर अगर सीधे सीधे x का मान ना देके इसका मान पूछ लेता है टोटल, तो इसका मान जो हो जाता है, तो यहाँ पर अगर प्लस का दिया होता है तो आपका 2 हो जाता है, अगर माइनस का यहाँ पर सिंबल देते हैं तो ये 1 हो जाता है, अगर इस ऑप्शन में इस तरीके का देता। तो यहाँ पर ये दोनों मान इसके हो जाएंगे x के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो सबसे छोटी भिन्न होगी। जी हाँ,
तो अंश और हर में से इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 छक्का यानी पॉइंट का 6 आ जाएगा, याद है पॉइंट का 6। अब यहाँ पर इसको करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दशमलव लगा, जीरो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, याद रखिए दशमलव के बाद में एक जीरो यहाँ पर। तो 6 सत्ते 42, जी हाँ। तो यहाँ पर कितने बार, 6 सत्ते 42, 6 48, तो यहाँ पर 8 बार चला जाएगा, याद है 8 बार। और बचा आपका कितना, 2, 6 48 बचा 2, तो यहाँ पर 6 3 18 यानी 0.83, तो यहाँ पर दशमलव आपका 60 हो जाएगा, ये 0.83। फिर इसमें करेंगे तो यहाँ पर जीरो, फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 3 18, 3 18, इस तरीके से चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2 अंक तक आपको निकालना है, क्योंकि इसी से हमारा काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है, 4/5, तो यहाँ पर जीरो और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो को बढ़ा लेंगे इस तरीके से, 5 का लगा देंगे, 5 40। अब आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे छोटी। जी हाँ, सबसे छोटी देख लीजिए, तो सबसे छोटी कौन सा है, तो ये देखिए 0.06, याद देखिए 06 जो है आपका, यहाँ पर 6 जीरो यानी 0.6 जो है यही सबसे छोटी हो जाएगी, याद है 3/5 क्या है, सबसे छोटी। अगर सबसे बड़ी की बात कर देता तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो हो जाती ये कौन सी होती, तो ये आपकी हो जाती 5/6। तो दोनों को आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जो है ये 5/6, सबसे छोटी आपकी 3/5। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। जी हाँ, न्यूनतम संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। जी हाँ, बनाने का प्रयास आप लोग करिएगा इस सवाल को, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो हैं रिपीट होते रहते हैं आपके परीक्षा में। तो आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा इस सवाल को। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है। कोई जो संख्या दी गई है 10, 15, 20, इसका आपको एलसीएम ले लेना है, याद रखिएगा। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लासा मान लेते हैं, ले लेते हैं। तो 10, 15 और 20, तो 2 से हम लोग काटेंगे, 2 पंचे 10, ये 15 वैसा को वैसा लिख देंगे, और 2 दाम 20। फिर हम लोग 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे 5 का वैसे को वैसा, 15 फिर यहाँ पर, और फिर आपका 2 पंचे 10, इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम किससे काटेंगे, तो 3 से हम लोग काट लेते हैं। 3 से 5, 5 और आपका 5, याद रखिए 5 5 नीचे, और फिर यहाँ पर 5 से कट जाएगा। जी हाँ, 5 से। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग अगर बनाना है, याद रखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम सिपाहियों की कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का तो आपका एक, तो 2 का पेयर आपका बनकर आ गया। जी हाँ, 2 का, तो 2 का स्क्वायर बनकर आ गया। अब जैसे यहाँ पर हमको कितने न्यूनतम, तो 3 का एक बार दिया गया, तो इसको एक बार और यहाँ पर लिख लेंगे। याद रखिए एक बार तो दिया ही गया, एक बार और लिख लेंगे, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, याद रखिए 5 का, क्योंकि 5 एक बार लिखा हो तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 25, और यहाँ पर आपका 3 त्रिका 9। जी हाँ, 3 त्रिका 9, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसको गुणा कर लेंगे। तो 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225। जी हाँ, 25 नम्बे 225। तो यहाँ पर 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 25 नम्बे 225। जी हाँ, 25 नम्बे 225। अब यहाँ पर 3 का अगर हम करते हैं, तो 3 त्रिका 9, और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, यानी 25 नम्बे कितने होते हैं, तो 25 नम्बे आपके 225। जी हाँ, 25 नम्बे 225, इसी में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 4 का था तो इसका 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 पंचे 20, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 10, और 4 दूनी 8 और 1 9, याद देखिए 9। तो यहाँ पर 900 निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ, 900 निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर जो है, याद रखिएगा। तो 900 हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा, 900। अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम जैसे मान लेते हैं 10, 15 और 20, इसका निकाल लिया। तो यहाँ पर 2 से काटते हैं पहले, 5, 15 और 10, फिर हमने 2 से काटा, तो यहाँ पर 5, 15 और फिर यहाँ का 5 आ गया। फिर 3 से हम लोग काटेंगे, तो 3 से काटा हमने, 5 तो वैसे को वैसा, 53 15, ये भी 5 आ गया। अब यहाँ हमारा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा,
तो यहाँ पर एक तो स्क्वायर आपका इसका बन गया है। अब जिनका नहीं बन रहा उनको भी आपको बना लेना, जैसे यहाँ पर 3 का भी बना लेना, 3 एक बार दिया गया तो इसका स्क्वायर और इसका, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना, याद रखिएगा पूर्ण वर्ग जब बनाना है तो इनका भी वर्ग बनाना पड़ेगा, तो इनका भी वर्ग बना लेना। अब इन्हीं का वर्ग बना के गुणा कर देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह एक भाग को 7% के लाभ पर और बाकी को 17%, तो एक भाग को 7% के लाभ पर, दूसरे को यानी बाकी जो 17%, टोटल पर उसको जो है 10% का लाभ होता है। तो 10 यहाँ पर बीचों बीच में लिख देंगे इस तरीके से यहाँ पर एलिगेशन का जो मिश्रण का होता है इसी तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 17 से 10 हटा दिया तो बचा 7, और यहाँ पर 3, याद रखिए 10 से 7 हटा दिया 3, तो 7:10। जी हाँ, 7:10। अब ये 10 बराबर देख लीजिए, 7 और 3, 7 3 10, तो 10 बराबर आपका हो जाएगा 100 के। याद रखिए 10 बराबर ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये 10 यहाँ पर ये हमने जोड़ दिया, 7 और 3 10, टोटल हमारा कितना 10, 10 बराबर ये देख लीजिए 100 के दे दिया गया है, 100 के। तो यहाँ पर 1 बराबर हमारा 10 के निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, वह 7% के लाभ पर, तो 7% हमारा कहाँ पर है, ये तो ये हमारा 7 यहाँ पर देख लीजिए, तो 7 जो है 7 का गुणा कर देंगे इसी में, तो 7 दाम 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। जी हाँ, तो क्या बोला गया है कि 2 लगातार छूट, जी हाँ 10% और 15% के बराबर एकल छूट कितने प्रतिशत होगी। जी हाँ, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। तो सीधे सीधे इसको किस तरीके से करेंगे, आप लोग करने का प्रयास करिएगा। जी हाँ, करने का प्रयास आप लोग करिएगा। तो क्या बोला गया है कि 2 लगातार जो छूट है 10% और 15%, सीधे सीधे 100 लिखेंगे यहाँ पर। अब जितने की छूट दी गई, यानी 10% की किसी चीज़ पर छूट देंगे तो कितने की बेचेंगे, 100 की चीज़ 90 में बेचेंगे, और बटे में आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज है उसको हटा देंगे 9 आ जाए, यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे। और फिर 15 की अगर छूट देंगे तो 100 वाली चीज़ जो है 15 घटा के यानी 85 पर बेचेंगे, और यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा इस तरीके से। तो इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे। यहाँ पर 9 पना 45 हासिल लगा 4, 9 72 और 4 76। यहाँ पर एक जीरो आपका नीचे बचा हुआ था तो एक यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो ये 76.5 आ गया। अब इसी को 100 से घटा देंगे, याद रखिए 100 से घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे ताकि आपको घटाने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से इसने हासिल लिया, इस तरीके से यहाँ पर भी हासिल, तो यहाँ पर भी हासिल। तो यहाँ पर 10 में से 5 चला गया तो बचेगा 5। अब यहाँ पर हमारा 10 था, एक हट गया बचा 9, 9 में से 6 को हटा दिया तो बचा 3, याद रखिएगा 3। अब यहाँ पर हमारे पास 10 था, हमने हासिल आगे दे दिया तो बचा था 9, और 9 में से हमने 7 हटा दिया तो बचा 2। अब दशमलव हमारा एक अंक के बाद था तो यहाँ पर भी बाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर जो है एकल छूट जो आ जाएगी 23.5% की आ जाएगी, याद रखिएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।